नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की ईमानदारी, निष्पक्षता और नियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कुछ ऐसे चुभते सवाल पूछे हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। अगर उपराष्ट्रपति को ये सवाल पूछने पड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। उन्होंने ये सवाल तभी पूछे होंगे जब वर्तमान हालात को देखकर उनके अंदर बेचैनी होगी। चूँकि उपराष्ट्रपति स्वयं कानून के बड़े जानकार हैं, वरिष्ठ वकील रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत ही सोच समझकर कहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उपराष्ट्रपति ने वो कौन से चुभते सवाल पूछे हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। और जवाब तो अभी नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल जैसी पार्टियां और कपिल सिब्बल जैसे वकील इन सवालों से तिलमिला गए हैं। मतलब तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अब देखिए, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल तो हमेशा से उठते रहे हैं। जजों को नियुक्त करने का जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि भारत में जज ही दूसरे जजों को चुनते हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं होता। और इस चुनाव में परिवारवाद, पक्षपात का बोलबाला रहता है। ऐसे कई जजों का नाम लिया जाता है जिनके पिता या परिवार के अन्य सदस्य पहले भी जज रहे हैं। मतलब ये आरोप लगते रहे हैं कि ये एक तरह से कुछ परिवारों, कुछ घरानों तक सीमित होता जा रहा है। ये भी कहा जाता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का अभाव देखने को मिलता है। हिंदुओं के प्रति उपेक्षा या सौतेले व्यवहार का भी आरोप लगता रहा है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता नुपुर शर्मा को इस बात के लिए तो कड़ी फटकार लगाई कि उन्होंने इस्लाम के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे मुस्लिम आहत हो गए। तथाकथित रूप से उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिससे मुस्लिम आहत हो गए। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री स्टालिन को कुछ नहीं कहा जब उन्होंने सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। तो सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है। और यह वजह रही है कि इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स की लंबे समय से मांग चली आ रही है। यह और बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों में या अपनी कार्यप्रणाली में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहती है। 2014 में सरकार बनने के बाद मोदी सरकार जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए NJAC बिल लेकर आई, जिसे संसद के दोनों सदनों ने आम सहमति से पारित किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। आरोप ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट को पारदर्शिता से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि जजों के चुनाव में उनसे मनमाने फैसले लेने की छूट छीन ली जाएगी, और इसलिए उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। अब ताज़ा मामला वक्फ कानून का देखिए। जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से उस पर स्टे नहीं लगाया, लेकिन एक तरह से कुछ प्रावधानों पर स्टे लग भी गया, क्योंकि सरकार ने खुद ही कहा कि चलिए आपको इतना ऐतराज है तो फिलहाल अगली सुनवाई तक हम कुछ प्रावधानों पर अमल नहीं करेंगे। लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो ये कहता है कि भाई ऐसे ही मामलों को लेकर के जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उनसे कह दिया गया कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, आप तो हाई कोर्ट जाइए। तो हिंदू पक्ष ने कहा कि हमें तो यही उम्मीद थी कि जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो उनको भी यही कहा जाएगा कि आप लोग भी हाई कोर्ट जाइए। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी और एक तरह से स्टे नहीं लगाते हुए भी कुछ प्रावधानों पर स्टे लग गया। तो ये एक जिसको कहते हैं कि इवनली बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, वो तो नहीं है। ये आरोप तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लग रहा है और जाहिर है इससे हिंदुओं के प्रति उपेक्षा के आरोप को बल मिलता है, निरंतरता के अभाव के आरोप को बल मिलता है। और देखिए, इस बार आरोप किसी राजनेता ने नहीं, किसी राजनीतिक विश्लेषक ने नहीं, बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लगाया है, जो खुद एक वरिष्ठ वकील रहे हैं। उन्होंने भारत की अदालतों की ईमानदारी, निष्पक्षता और नियत, इन सब को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इनसे जुड़े हुए इतने चुभते सवाल पूछे हैं कि उसका जवाब मिल पाएगा उसमें संदेह है। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिनमें उन्होंने भारत के जुडिशरी की दुखती रग पर जैसे हाथ रख दिया है। अब देखिए, पहला चुभता हुआ सवाल उन्होंने ये पूछा कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर से तथाकथित तौर पर जो जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं, उस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और देखिए, ये तो एक बड़ा वाजिब सवाल है। उपराष्ट्रपति ने पूछा कि
कि देखिए ये घटना हुई 14 और 15 मार्च को नई दिल्ली में होती है, एक जज के रेसिडेंस पे होती है। 7 दिन तक किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये इस तरह की देरी क्यों हुई, क्यों हुई? अगर ऐसा कुछ किसी आम आदमी के घर पे होता तो फिर क्या यही अप्रोच होता? क्या यही अप्रोच होता? क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होता? अब घटना हुई 14 और 15 मार्च को, और जब इस बात की जानकारी एक न्यूज़पेपर में दी गई तब जाके लोगों को पता चला 21 मार्च को। तो सवाल ये है कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? इसमें जांच की ज़रूरत है, और जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कोई एफआईआर फाइल नहीं होगा। भाई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तो एफआईआर होना जरूरी है, बिना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के जांच कैसे होगी? लेकिन अभी तक कोई एफआईआर फाइल नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ तक छूट की बात है, इम्यूनिटी की बात है प्रोसिक्यूशन से, तो वो सिर्फ राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनको ही संविधान देता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जजों को किसी तरह की कोई इम्यूनिटी है। तो फिर इस मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? ये सवाल जो उपराष्ट्रपति ने पूछा है ये तो वाकई वाजिब सवाल है। कोई नहीं कह सकता कि ये सवाल गलत है। ये सवाल बहुत ही जायज़ है और इस पर विचार होना चाहिए, और इस पर जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि भाई देखिए ये जो मामला है ये हर किसी के दिमाग को उद्वेलित कर रहा है, चाहे वो यंग इंडियन हो, चाहे किसी भी कोई बूढ़ा हो, जवान हो, हर तरह के भारतीय को ये मुद्दा उद्वेलित कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि अगर यही चीज़ हमारे घर में हुआ होता तो ये किस गति से कार्रवाई हुई होती। तो बिल्कुल राष्ट्रपति ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट की तरह कार्रवाई हुई होती। लेकिन अभी जो स्थिति है, जिस तरह से इसमें चीज़ें चल रही हैं, तो ये बैलगाड़ी की तरह इसमें कार्रवाई देखने को मिल रही है। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी बात उठाई। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है 3 जजों की जो इस मामले को देखेगी, लेकिन जांच करना ये एग्जेक्टिव का काम है, जांच करना जुडिशरी का काम नहीं है। जो कमेटी बनाई गई है वो उसका अधिकार क्षेत्र क्या है? क्या वो कोई कार्रवाई कर सकती है? ये जो 3 जजों की कमेटी बनाई गई है वो तो कुछ नहीं कर सकती। अपने रिकमेंडेशन दे सकती है, सलाह दे सकती है, सुझाव दे सकती है। जजों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो कौन कर सकता है? आपको पता है, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी व्यक्ति को अगर आपको बर्बाद कर देना है, बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल बना देना है, तो आप उसको कह दीजिए कि भैया तुम कुछ भी करो, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, कोई प्रोब नहीं होगा। तो देखिए उपराष्ट्रपति ने जो सवाल पूछे हैं ये वो सवाल हैं जो पूरा देश पूछ रहा है, लेकिन क्या इन सवालों का कोई जवाब आएगा? अब इसके आगे उपराष्ट्रपति ने एक और बहुत बड़ा सवाल पूछा, और वो जो सवाल उपराष्ट्रपति ने उठाया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रावधानों की गलत व्याख्या कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, और उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है जो लक्ष्मण रेखा स्वयं संविधान ने सबके लिए तय किया है, एग्जीक्यूटिव के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, जुडिशरी के लिए, सबके लिए तय किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है, ऐसा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा। अब देखिए मुद्दा क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट था कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अभी एक जजमेंट में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी है जो किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने या न देने के संबंध में है। ये उन्होंने एक समय सीमा तय कर दी है जो कि संविधान में ये समय सीमा नहीं थी। अब बेंच ने राज्यपाल द्वारा विचार के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयक को मंजूरी देने या नहीं देने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति पर 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। उनका कहना है कि 3 महीने में ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस आदेश पर उपराष्ट्रपति ने गहरी आपत्ति जताई है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश जारी नहीं कर सकती। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि उसका काम संविधान की व्याख्या करना है, नया कानून बनाना नहीं है, और संविधान संशोधन करना ये जुडिशरी का काम नहीं है, ये तो पार्लियामेंट का काम है। उपराष्ट्रपति ने ये याद दिलाया कि हम ऐसा कोई सिचुएशन हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते जहाँ पे कि जुडिशरी राष्ट्रपति को आदेश दे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है।
जुडिशरी के पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है संविधान की व्याख्या करना आर्टिकल 145(3) के तहत। उन्होंने कहा कि आज के समय में जज राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव का है, और वो सुपर पार्लियामेंट यानी सुपर संसद की तरह भी काम कर रहे हैं, और कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी क्योंकि कानून उन पर अप्लाई नहीं होता। तो ये बड़े गंभीर आरोप उपराष्ट्रपति ने जुडिशरी पर लगाए हैं। अब देखिए, उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत वाइड पावर देता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी भी मामले में, कि आपको पूर्ण न्याय करना है, लेकिन उसको अब सुप्रीम कोर्ट इस तरह से इंटरप्रेट कर रही है, उसको उस पावर को वो इस तरह से यूज कर रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है, ऐसा उपराष्ट्रपति ने कहा। सोचिए कितने कड़े शब्दों का प्रयोग उनको करना पड़ा है। उनका कहना है कि जो आर्टिकल 142 है, जो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर देता है कि पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है, ये संविधान उनको अधिकार देता है, लेकिन वो अब डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ इसको एक न्यूक्लियर मिसाइल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये उनके लिए जैसे दिन रात अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा। और एक बड़ी टेक्निकल बात उन्होंने कही जो बड़ी ही विचारणीय है। उन्होंने याद दिलाया कि जो आर्टिकल 145(3) है वो सुप्रीम कोर्ट को संविधान के इंटरप्रिटेशन का अधिकार तो देता है, लेकिन वो ये कहता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेज होना चाहिए उस बेंच में, वो कम से कम 5 होना चाहिए। और इस बात की तस्दीक वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने भी की है। उन्होंने भी कहा कि अगर आपको संविधान को किसी इस तरह का मुद्दा अगर आप फेस कर रहे हैं और आपको एक बड़ी व्याख्या करनी है, सब्सटैंशियल इंटरप्रिटेशन आपको करना है, तो वैसे में बेंच जो है उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए, और ये 2 जज की बेंच थी। तो यहाँ भी एक तरह से आप कानून के हिसाब से नहीं चले हैं, ये आरोप लगाया उपराष्ट्रपति ने, और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने इसका समर्थन किया। उन्होंने भी याद दिलाया कि आर्टिकल 145(3) कहता है कि ठीक है, आप इंटरप्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के इंटरप्रिटेशन के लिए जो बेंच है उसमें कम से कम 5 लोग होने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने तो ये भी कहा कि संविधान में 5 जजों का प्रावधान तब था जब कुल मिलाकर के 8 जज हुआ करते थे। आज तो कुल मिलाकर के 30 जज होते हैं, तो बेंच में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? और चलो अगर उतने नहीं है तो कम से कम 5 तो होने चाहिए। या सिर्फ 2 जज की बेंच है और वो इतना बड़ा फैसला ले रही है, और वो राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है, राष्ट्रपति को डायरेक्शन दे रही है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है, ये उपराष्ट्रपति का कहना है। और चूंकि वो खुद एक कानून के जानकार रहे हैं, तो वो जो बात कह रहे हैं उसको गंभीरता से आपको सुननी पड़ेगी। और जैसा मैंने आपको बताया, जो वरिष्ठ वकील हैं महेश जेठमलानी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है कि कम से कम 5 जज होने चाहिए थे उस बेंच में, अगर वो इस तरह से उनको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना था। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास ये जो पॉकेट वीटो का अधिकार होता है, जिसमें वो साइन नहीं करते किसी रिजोल्यूशन पे। अगर कोई चीज़ आती है पार्लियामेंट से या उनको गवर्नर कंसीडर करने के लिए भेजते हैं कोई विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास एक पॉकेट वीटो होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, दुनिया के बहुत सारे देशों में वहाँ के राष्ट्रपतियों के पास ऐसे अधिकार हैं। और आप ये सोचिए कि अगर भारत के संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। आपको पता है, जब संविधान बन रहा था तो एक एक आर्टिकल पर, एक एक क्लॉज पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं, तो कुछ चर्चा हुई होगी उस पर। आप जाके उसको पढ़िए। कुछ सोच करके ही भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रपति को ये पॉकेट वीटो का अधिकार दिया। तो आप इस तरह से उसको खत्म नहीं कर सकते। और अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो संविधान ये कहता है कि कम से कम 5 जज की बेंच होनी चाहिए। आप एक बड़ा बेंच बनाइए, इस पर विचार कीजिए। अच्छा, आप ये भी सोचिए, अगर आप पॉकेट वीटो को खत्म कर देंगे तो सोचिए कल को किसी राज्य में ऐसी सरकार आ जाए जो भारत से अलग होने की मांग करने लगे, ऐसे रिजोल्यूशंस पास करने लगे, ऐसे विधेयक पास करने लगे जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में आ जाए, तो फिर राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? क्या राष्ट्रपति को डॉटेड लाइंस पे साइन कर देना चाहिए कि हाँ जी चलो, ये किसी विधानसभा ने चूंकि पास करके भेजा है तो हमें इस पर अपनी सहमति दे देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए ना। तो पॉकेट वीटो कई मामलों में आपके काम आ सकती है, ये आप ना भूलें। तो सुप्रीम कोर्ट को और हम सबको भारत के संविधान निर्माताओं की समझ पर शक नहीं करना चाहिए, और अगर उस पर विचार करना आवश्यक ही लगता है आपको, तो जैसा प्रावधान है कम से कम 5 जज की बेंच होनी चाहिए, तो आप 5 जज की या उससे ज़्यादा
एक बड़ी बेंच बनाएं और उस पर बहस हो, फिर आपको उस पर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन 2 जज की बेंच बैठ करके ये फैसला ले रही है, और अगर उपराष्ट्रपति कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत कह रहे हैं। वो संविधान सम्मत बात कह रहे हैं और महेश जेठमलानी ने इसका समर्थन किया है। अब देखिए, जैसी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर सकती है, और ये भी संभव है कि ये उनसे कहा जाए कि भाई एक बड़ी बेंच आप बनाएं अगर इस पर सुनवाई करनी है तो। वैसे किरण रिजिजू ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक बड़ी कायदे की बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, जितने जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, उनको एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अब अगर आज जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में या लेजिस्लेचर के काम में दखल देती है, तो कल को अगर यही काम जुडिशरी के मामले में दूसरे ऑर्गन्स करने लगे तो फिर ये जुडिशरी को अच्छा नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं ना उनका इशारा क्या है? उनका कहना ये है, जो बड़ी अच्छी बात है, कि भाई आप एक बैलेंस बना करके रखिए। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट कुछ भी पास करती है और आप एक झटके से निरस्त कर देते हैं, जैसा आपने एनजेएसी किया, या फिर आप सीधे सीधे राष्ट्रपति को डायरेक्शन देने लग जाते हैं और जो प्रावधान संविधान में बने हुए हैं उसका भी आप पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो जुडिशियल ओवररीच है, अगर हर ऑर्गन इस तरह का ओवररीच करने लगेगा फिर तो बात नहीं बनेगी, फिर तो एक कैओस की स्थिति आ जाएगी, संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। वैसे किरण रिजिजू की बातों से ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कुछ कड़े कदम भी उठा सकती है अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ठन जाती है तो। लेकिन अभी देखते हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रिश्ते कौन सा रुख इख्तियार करते हैं, ये देखने वाली बात है। अब देखिए, वैसे उपराष्ट्रपति ने तो ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर काफ़ी गंभीर सवाल उठाए हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति ने जब ये सारी बातें कहीं, तो ये जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस, तृणमूल, इन लोगों ने उपराष्ट्रपति की आलोचना शुरू कर दी है उनके बयान के बाद। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज विपक्ष तो हर उस बात का समर्थन करेगा जिससे सत्ता पक्ष एम्बैरेस होता हो, क्योंकि सरकार को एम्बैरेस करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र हथियार लगता है। क्योंकि चुनाव में तो वो लगातार हार ही रहे हैं, उनकी इतनी ताकत ही नहीं है कि संसद में वो सरकार को एम्बैरेस कर सकें। नंबर्स तो उनके पास है नहीं। अब वो सुप्रीम कोर्ट जा करके ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके बिहाफ पे अपोजिशन का रोल प्ले कर सके। मतलब जो बिल वो संसद में नहीं रोक पा रहे हैं, विपक्ष चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अब उसको रोक दे, क्योंकि संसद में बिल को रोकने की ताकत तो उनके पास है नहीं। इसलिए अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वही विपक्ष का रोल प्ले करे, और भले ही कोई विधेयक संसद से पार हो जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको रोक दे। अब मोदी सरकार तो ये कहती रही है कि चूंकि विपक्ष उसको चुनाव में हरा नहीं पाती, इसलिए वो ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी तरफ से विपक्ष का रोल प्ले करके सरकार के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करे। और वैसे ये बात आपको अगर ध्यान हो तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कही थी कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो विपक्ष का रोल प्ले करे, क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि उनके पास सदन में बहुमत नहीं है, लेकिन वो हर हाल में सरकार को एम्बैरेस करना चाहते हैं। सरकार जो विधेयक संसद से पास करवाती है उसको वो रोकना चाहते हैं, और उनको लगता है कि सबसे बढ़िया उपाय यही है, सदन में तो हम हरा नहीं सकते तो चलते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे जा करके स्टे ले लेंगे। और वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद करे। तो देखिए, उपराष्ट्रपति ने जो मुद्दे उठाए हैं वो आज पूरे देश के लोग उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए, ये एक आम राय है भारत में। और जैसा कि उपराष्ट्रपति ने कहा, अगर वो सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश करती है तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। किसी भी तरह की ओवररीच कोई भी ऑर्गन करता है तो वो ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और देखिए, वो कहते हैं ना कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। दुर्भाग्य से न्याय होता दिख नहीं रहा है। जैसा कि उपराष्ट्रपति ने कहा, अगर कहीं से अपराध की बू आती है तो एफआईआर तो होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, वैसे ही जैसे एक आम आदमी के खिलाफ होती है। और जिस तरह की व्यग्रता मुस्लिम पक्ष की बातों को सुनने में दिखाई जाती है, वैसी ही व्यग्रता हिंदुओं के लिए भी दिखनी चाहिए। ये नहीं कि एक को आप स्टे दे दें और दूसरे को कहें कि आप हाई कोर्ट जाइए। और जैसा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का काम विपक्ष के लिए बैटिंग करना नहीं होना चाहिए। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फर्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।